है एवरीवन। आप सुन रहे हैं मेरी कहानी इश्क मुर्शिद, मेरे यानी कि दिव्या सिंह चाहत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 31। सिया, क्या आप सिया को जानती हैं? अचानक से वेदिका के मुंह से सिया का नाम सुनते ही रौनक थोड़ा चौंक सा गया था। तो वही उसे इस तरह से चौंकते देख वेदिका की भी भौं में ऊपर तन चुकी थी। तभी कुछ सोचते हुए रौनक ने कहा, हाँ, अभी कल ही उसने ज्वाइन किया है। लेकिन दी, आप सिया को कैसे जानती हैं? क्या वाकई में सिया अच्युत लोगों के साथ उनके घर में रहती है? लेकिन क्यों? रौनक की एक साथ इतनी बातों को सुनते हुए वेदिका ने बस इतना कहा, वो राम की एक दूर की रिश्तेदार है। यहाँ वो अपनी स्टडी कंप्लीट करने आई है। लेकिन इस बात का तुम दोनों भी खास ख्याल रखना कि उसे कोई प्रॉब्लम न हो। और हाँ, कॉलेज में वो क्या करती है, किसके साथ, उसके साथ क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, किसने क्या कहा, ये सब कुछ तुम लोग मुझे अगर बताओगे। आई बात समझ में? जिसके जवाब में रौनक और तुलिका ने थोड़ी हैरानी में ही अपनी गर्दन को बस हाँ में हिलाया था कि वेदिका अपनी जगह से खड़े होते हुए अपने कमरे के भीतर चली गई थी। तो वही तुलिका भी इस बात को ज़्यादा न खींचते हुए अपने कमरे में चली गई थी। लेकिन सोफे पर बैठा रौनक, अब तक उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई थी। मैं तो बेवजह ही उस अच्युत से इनसिक्योर हो रहा था, जबकि बात तो यहाँ बिल्कुल साफ है। जब सिया अच्युत की रिश्तेदार है तो उनके बीच का रिश्ता भी नॉर्मल ही होगा। तो फिर इसका मतलब कि मेरा रास्ता बिल्कुल क्लियर है। अपनी बातों को कहते हुए रौनक एक बार फिर से हल्का मुस्कुरा दिया था। तो उधर चौधरी भवन के भीतर अपने कमरे के भीतर सोफे पर बैठी रमा चौधरी, जिनके चेहरे पर इस वक्त हल्की मुस्कुराहट थी, लेकिन उनके सामने ही खड़ी शताक्षी काफ़ी ज़्यादा हैरान नजर आ रही थी। भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? राम से बिना पूछे ही आप वेदिका को अपने घर की बहू बनाने का न्योता दे आईं, और ऊपर से सिक्योरिटी के तौर पर सोने के कंगन भी पहना दिया। लेकिन भाभी, अगर ये बात राम को मालूम चला तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। जिस तरह से आजकल वो सिया को अपनी जिम्मेदारी कहता फिर रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से इस बात को मानने वाला है। वो मेरा बेटा है और उससे कब और क्या करवाना है ये तुम मुझ पर छोड़ दो, रमा चौधरी ने कहा, और तुरंत अपने कमरे से बाहर निकलते हुए हॉल में सफाई कर रही केतकी की तरफ बढ़ गई थी। केतकी, सिया कॉलेज से आ गई? जी बड़ी मेम साहब, वो लोग तो काफ़ी पहले ही आ गए हैं। ठीक है, जाकर उससे कहो कि उसे मैंने बुलाया है। केतकी की बातों का जवाब देते हुए रमा चौधरी ने आगे कहा था। तो वही उनकी बातों पर अपनी सहमति जताते हुए केतकी ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई थी। लेकिन शताक्षी अपनी जगह पर खड़ी एक बार फिर से हैरान थी। भाभी, इस वक्त आपने उसे यहाँ क्यों बुलाया है? तभी ऊपर से नीचे उतरती केतकी के साथ सिया को देख रमा चौधरी सामने ही रखे सोफे पर जाकर बैठ गई थी। लेकिन शताक्षी अपनी जगह पर खड़ी अभी भी थोड़ी हैरान थी। तभी रमा चौधरी के करीब बढ़ते हुए सिया ने कहा, आंटी जी, आप हमसे मिलना चाहती थी? हाँ सिया, आओ यहाँ मेरे पास बैठो। अपने बगल में ही सोफे पर हल्का थपथपाते हुए रमा चौधरी ने कहा था। लेकिन सिया थोड़ी सकुचाते हुए अपनी जगह पर खड़ी जैसे किसी सोच में पड़ चुकी थी। तभी रमा चौधरी ने आगे कहा, क्या हुआ, आओ बैठो। जी हम यही ठीक हैं। आप? सिया, उस दिन की बात को लेकर हमसे अभी भी नाराज़ हो? अपनी जगह पर खड़ी सिया अपनी बातों को पूरा कर पाती उससे पहले ही रमा चौधरी ने कहा था, जिसे सुनते हुए सिया तुरंत अपनी गर्दन को नाम में हिलाते हुए कुछ कहना चाहती थी कि एक बार फिर से उसकी बातों को काटते हुए रमा चौधरी ने कहा, अगर नहीं तो फिर आओ यहाँ मेरे पास बैठो। तो वही इस बार सिया भी उनके बगल में जाकर बैठ गई थी। लेकिन आज अचानक से रमा चौधरी के बदले इस रूप को देखते हुए शताक्षी काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। एक क्षण के लिए उसे ऐसा महसूस हुआ था जैसे कि वो कोई सपना देख रही हो, क्योंकि इस बार रमा चौधरी उसके सिर पर
अपनी हथेलियों को फेरते हुए आगे कहा था, कैसी हो? यहाँ तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं है ना? अगर है तो तुम बेझिझक मुझसे कह सकती हो। नहीं आंटी जी, यहाँ मुझे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, एक हल्की मुस्कुराहट के साथ सिया ने जवाब दिया था। और तुम्हारी स्टडी वो कैसी चल रही है? कॉलेज में कोई परेशानी तो नहीं है ना? जहाँ एक बार फिर से सिया ने अपनी गर्दन को बस नाम में हिला दिया था। तो वही इस बार रमा चौधरी एक हल्की मायूसी के साथ आगे कहा था, सिया बेटा, मैं जानती हूँ कि उस दिन मैं थोड़ी कठोर बन गई थी, लेकिन बेटा उस दिन अचानक से वो सब देखकर मैं कुछ समझ ही नहीं पाई थी कि अचानक से ये सब क्या हो गया। और राम के बारे में मैं अच्छी तरह से जानती थी कि उसके दिल में क्या है, क्योंकि बेटा अयोध्या में सबके सामने उसने वेदिका और अपने रिश्ते को एक्सेप्ट किया था। यहाँ तक कि जब बाहर पूरी दुनिया तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठा रही थी, उस वक्त कृष्णकांत ने राम से कहा था कि सिया से शादी कर लो, ऐसे उसके और उसके घर वालों की इज्जत उछलने से बच जाएगी। लेकिन राम गुस्से में ही दिल्ली लौट आया था और फिर अगली सुबह वो तुम्हें अपने साथ यहाँ ले आया। अब तुम ही बताओ, ऐसे कोई करता है भला? अगर शादी ही करना था तो पिछली रात जब उस तस्वीर को लेकर बवाल मचा था, उस वक्त ही शादी की मंजूरी दे देनी चाहिए थी। यहाँ तक कि हम में से कोई इसके खिलाफ भी नहीं था, और सबसे ज़्यादा खुश तो मैं और कृष्णकांत थे। उस रात ही हम लोग पूरे विधि विधान से तुम दोनों को एक बंधन में बांध देते। लेकिन अगली सुबह इतना सब तमाशा होने के बाद बिना किसी मंत्र, बिना किसी फेरे, रीति रिवाज, यहाँ तक कि घर के बड़ों के आशीर्वाद के बिना ही बस गले में एक माला और सिर पर सिंदूर लगा देने से क्या उसे ये दुनिया, ये समाज शादी मान लेगा? जबकि सिया, मुझे जहाँ तक मालूम है कि जिससे हम प्यार करते हैं, जिसे हम पसंद करते हैं, उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने से पहले, एक रिश्ते में बांधने से पहले उसके मान सम्मान का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन राम को तो जैसे इन सब चीज़ों की कोई कद्र, कोई परवाह ही नहीं है। अपनी बातों को कहते हुए रमा चौधरी के चेहरे पर इस वक्त एक हल्की सी मायूसी अभी भी बरकरार थी, लेकिन शताक्षी की पलकें एक नासमझी में चौड़ी हो चुकी थी। तो वही सिया की नज़रें झुकी हुई थीं, जिसे देखते हुए इस बार रमा चौधरी ने बस इतना कहा, सिया, तुम्हें क्या लगता है, अभी अभी मैंने जो कुछ भी कहा, क्या वो सब गलत कहा बेटा? और इस बार जवाब में सिया ने अपनी गर्दन को ना में हिला दिया था, जिसे देख रमा चौधरी के चेहरे पर अब तक एक तिरछी मुस्कान फैल गई थी। तो वही सिया के वहाँ से जाने के बाद अब तक शताक्षी के होंठों पर भी एक हंसी थी। वाह भाभी वाह, आखिर मान गई मैं आपको। और इसे कहते हैं चित भी मेरी और पट भी मेरी। मतलब एक तीर से दो शिकार करना तो कोई आपसे सीखे। और अब तो मुझे पक्का यकीन हो चुका है कि आज आपकी उन बातों को सुनने के बाद सिया राम से शादी करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। आखिर उसके अंदर राधे श्याम की थोड़ी खुददारी तो अभी जिंदा ही होगा। जो शख्स एक दिन बाद उसके इज्जत को बचाने चला था, अगर वो चाहता तो एक दिन पहले ही अगर वो कदम उठा लेता तो शायद इतना तमाशा ही न हुआ होता। खैर, ये तो बस एक दिखावे की बातें हैं, जबकि हमारा फ़ायदा तो राम के इस दूसरे स्टेप में ही था। अगर सच में वो भैया की बात मानकर उस रात ही शादी कर लेता तो हमारी मुश्किलें ज़रूर थोड़ी बढ़ जाती, और शायद ये सिया जिंदगी भर हमारे गले में बड़े ढोल की तरह बजती रहती। इस बार शताक्षी की बातों को सुन रमा चौधरी खुद भी हल्का मुस्कुराते हुए ही आगे कहा था, बिल्कुल सही कहा तुमने शताक्षी, लेकिन अभी थोड़ा सब्र करो। असली खेल तो आज रात डाइनिंग टेबल पर होगा। लेकिन शताक्षी इस बार थोड़ी चौंक गई थी। डाइनिंग टेबल पर? अब वहाँ कौन सा खेल होने वाला है भाभी? शताक्षी ने थोड़ी नासमझी में कहा था, लेकिन जवाब में रमा चौधरी अभी भी बस हल्का मुस्कुरा रही थी। कुछ देर बीते,
डाइनिंग टेबल पर बैठे चौधरी भवन के सदस्य इस वक्त काफ़ी खामोशी से अपना खाना खत्म कर रहे थे, लेकिन रमा चौधरी की बातों को सोचते हुए शताक्षी की नज़रें बार बार उन पर ही जाकर ठहर जा रही थी, जैसे उसे इंतजार हो कि आखिर रमा चौधरी करने क्या वाली हैं। तभी एक नज़र डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी लोगों को देखते हुए रमा चौधरी अपना चम्मच नीचे प्लेट पर रखते हुए कहा, राम, अब तुम्हारे भी स्टडीज़ कंप्लीट हो चुके हैं और तुमने अपने डैड के शोरूम को भी काफ़ी अच्छे से संभाल लिया है, इसलिए मुझे लगता है कि अब तुम्हें भी अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। मेरा मतलब कि अब तुम्हें भी शादी कर लेना चाहिए। रमा चौधरी का इतना कहना था कि सिया की नज़रें झुकी हुई, लेकिन वो काफ़ी आराम से अपने खाने को चबा रही थी। तो वही अच्युत, राध्या के साथ साथ खुद राम की भी नज़रें सिया के ऊपर ठहर गई थी और उसे एक नज़र देखते हुए राम ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, मॉम, अभी इतनी जल्दी क्या है, आराम से कर लूँगा अभी तो। लेकिन बेटा, अब किस बात का इंतज़ार कर रहे हो तुम? तुम्हारे साथ साथ वेदिका का भी स्टडीज़ कंप्लीट हो चुका है, वो भी इस वक्त पूरी तरह से इंडिपेंडेंट वीमेन है। ऐसा भी नहीं कि अभी उसकी स्टडी कंटिन्यू चल रही है, और ऐसे में तुम दोनों अभी शादी नहीं कर सकते। लेकिन इस बार सिया का मुंह एक क्षण के लिए चलना बंद हो गया था, जैसे एक क्षण के लिए उसे भी रमा चौधरी की बातों से फ़र्क पड़ा हो। लेकिन तभी राम रमा चौधरी की बातों का जवाब देते हुए थोड़ी सख्ती में ही कहा था, मॉम, यहाँ पर वेदिका बीच में कहाँ आ गई? क्यों, क्या हुआ? पिछले 4 साल से तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते आ रहे हो, फिर शादी भी तो तुम उसी से करना चाहते हो ना? हाँ, बट मॉम, अभी हम दोनों ने इस बारे में कुछ डिसाइड नहीं किया है। कि हमें अभी शादी करना है या कुछ साल बाद, अभी इस टॉपिक पे हमारी कोई बात तक नहीं हुई है। इसलिए प्लीज़ मॉम, इस बारे में अभी मैं भी आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। रमा चौधरी की बातों का जवाब देते हुए राम ने कहा और अपनी जगह से खड़े होते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। लेकिन उसकी बातों को सुन रमा चौधरी के साथ साथ शताक्षी के होंठों पर भी एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। तो वह सिया खामोश थी, लेकिन टेबल पर बैठे दादाजी के साथ साथ अच्युत और राध्या के चेहरे के भाव थोड़े सख्त नज़र आ रहे थे, जैसे कि उन तीनों लोग को राम से इस तरह के जवाब की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले भाग में जल्दी मुलाकात होगी। और हाँ, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव।